हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था इंफॉर्मेशन एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर, और EIS का चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। पहला डिस्कशन मैंने कल जो आपसे किया था वो सिस्टम डिस्कस किया था। सिस्टम के बाद मैंने आपको इंफॉर्मेशन बताया था और कैसे इन दो टर्म्स को ज्वाइन करके हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो वो बड़े बड़े सिस्टम्स, वो सॉफ्टवेयर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की डाटा प्रोसेसिंग नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं और मैनेजर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन देते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। मैंने आपको TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स भी बताए थे, राइट। उसके बाद मैंने आपसे एक सिस्टम का बेसिक मॉडल डिस्कस किया था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। नाउ आप देखें पेज नंबर 3.4 पे इंस्टीट्यूट ने हमसे कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस किए हैं, राइट। तो चैप्टर का नाम ही क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के? आप देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है पीपल। दूसरा कंपोनेंट हमें दे रखा है कंप्यूटर सिस्टम, जिसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे रखा है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे रखा है, राइट। ऐसे ही तीसरा कंपोनेंट डेटा रिसोर्स है और चौथा कंपोनेंट जो दे रखा है वो है नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्रीट मैनर में फंक्शन नहीं करता है, उसके बहुत सारे सब सिस्टम्स या कंपोनेंट्स होंगे जो मिलके एक साथ बड़ा सा सिस्टम बनता है बच्चों, राइट। तो हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ में हमें कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या दे रखा है? With the help of information systems, enterprises and individuals can use computers to collect, store and process, analyze and distribute for information. तो देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम का मीनिंग ही आ गया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से संस्थाएं क्या करती है? डेटा को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है, एनालाइज करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। आगे There are different types of information system, that is manual. पहले जो अकाउंटिंग सिस्टम चलते थे, मैनुअली रिकॉर्ड करते थे, वो भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था। अब की तारीख में अगर टेली यूज कर रहे हैं तो वो भी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बस अब टेली कंप्यूटराइज्ड हो गया। और पहले जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाथ से लिखते थे वो मैनुअल सिस्टम था तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो मैनुअल सिस्टम भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हो सकता है। तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं इन्होंने। जैसे आप अगले पैराग्राफ पे जाएंगे तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्राइज ऑफ पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, कंप्यूटर, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दे रखे हैं। और बच्चों आप देखेंगे तो आगे ये डिस्कशन चलता जा रहा है अप टिल पेज नंबर 23। बच्चों 23 तक का सारा डिस्कशन, ये हम पेज नंबर 5 पे हैं और यहां से लेके आगे पेज नंबर 23 तक सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं हमसे। पीपल डिस्कस किया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिस्कस किया, डाटा रिसोर्स डिस्कस करेंगे और फिर क्या डिस्कस करेंगे लास्ट में? कम्युनिकेशन, राइट। वहां जाके ये कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। अब आप चैप्टर का नाम देखिए 2 मिनट। चैप्टर का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम, कल पढ़ा। उसके कंपोनेंट्स आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर तो लगभग 90 पेज का है। शुरू के 23 पेज में ये जो हेडिंग दे रखी है ना वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट किया है ना वो उन्होंने कंट्रोल्स डिस्कस किए हैं। बहुत सारा नॉलेज दे जाएगा आपको ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली चैप्टर 3 जो है उसमें जो कंट्रोल्स है यहाँ पे पढ़ लेंगे तो चैप्टर 4 में, 5 में, 2 में हर जगह वही कंट्रोल्स रिपीट होते हैं बच्चों।
चैप्टर 3 का सेकंड हाफ पढ़ लो आप, बहुत सारी चीजें जो बाकी 3 चैप्टर्स में आएंगी ना रिपीट होके वो आपकी हो जाएंगी, राइट। तो अब बच्चों हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रिसोर्स पीपल रिसोर्स। बेसिकली क्या है पीपल रिसोर्सेज के अंदर, क्या क्या आ जाएगा हम डिस्कस करते हैं। बच्चों आप बैंक जाते हैं तो बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो सिस्टम पे काम करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो एम्प्लॉइज जो हैं वो इस सिस्टम के यूजर्स हैं, यानी पीपल रिसोर्स के अंदर आ गया सबसे पहला कंपोनेंट क्या, एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए सिस्टम को यूज करता है। तो मैनेजमेंट एट एनी लेवल, वेदर इट इज ऑपरेशनल लेवल और मिडिल लेवल और टॉप लेवल, सबको इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन चाहिए। दे आर ऑल्सो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। लेकिन ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं, कौन इन सिस्टम्स को बनाता है? बट ऑफ कोर्स ह्यूमंस। तो बहुत सारी कैटेगरीज लाइक डिजाइनर्स, डेवलपर्स, सिस्टम एनालिस्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सिस्टम के यूजर नहीं है लेकिन ये सिस्टम को बनाते हैं, ये सिस्टम को मेंटेन करते हैं, राइट। तो इन यूजर्स की भी, यूजर्स तो अल्टीमेटली वो जो डाटाबेस की नीड के हिसाब से सिस्टम को यूज करेगा तो वो एम्प्लॉइज और मैनेजर्स हो गए। लेकिन जो लोग इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वो आ जाएंगे पीपल रिसोर्स में। नॉट ओनली दिस, जब सिस्टम बन रहा होता है तब उसमें इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आते हैं, वो भी किसके अंदर आ जाएगा, पीपल रिसोर्स के अंदर। ये डिस्कशन मैंने आपको ज्यादा अच्छा बताया एज कंपेयर टू व्हाट इज कंटेंट इन मॉड्यूल, राइट। तो आप देखिए पीपल रिसोर्स में न सिर्फ यूजर्स बल्कि जो सिस्टम बना रहे हैं, तो सिस्टम बनाने वाले सभी लोग और सिस्टम यूज करने वाले सभी लोग पहला कंपोनेंट है जिनका नाम है पीपल। देखें हम, While thinking about information systems, it is easy to get too focused on the technological components and forget that we must look beyond these tools at the whole picture and try to understand how technology integrates into an organization. A focus on people involved in information system is the next step. From the help desk to the system programmers. हेल्प डेस्क, आप बहुत सारी जगह हेल्प डेस्क देखते हैं, मे आई हेल्प यू। जैसे बैंक में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का यूजर आईडी पासवर्ड ब्लॉक हो गया है, तो उनको एक टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर दे रखा रहता है कि आप एम्प्लॉय हो बैंक के, आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वो आपका अकाउंट अनब्लॉक करेगा। ये हो गई हेल्प डेस्क। ये यूजर को हेल्प करेगा इन द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम, वहां से लेके सिस्टम के प्रोग्रामर ये डेवलपर लिखा है ना, जो प्रोग्रामिंग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं, राइट। आगे all the way up to the chief information up to the CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो मैनेजमेंट तक, राइट। हाँ, all of them are essential elements of the information system. People are the most important elements in most computer based information system. The people involved include users of the system, यूजर्स ऑफ द सिस्टम, एम्प्लॉइज यूजर्स हैं, मैनेजमेंट यूजर्स हैं, राइट। and information system personnel, including all the people who manage, who manage, who run, who program, who maintain the system। तो मैंने बोला था जो रिपेयर एंड मेंटेन कर रहा है, जो डेवलप कर रहा है, जो डिजाइन कर रहा है, जो सिस्टम का एनालिस्ट है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये सब एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। यहां तक अपना पैराग्राफ क्लोज कर दे। तो द फर्स्ट वन वाज पीपल रिसोर्स, जिसको हमने पढ़ लिया। अब आप सेकंड देखिए, सेकंड कंपोनेंट का नाम क्या है बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर के अंदर दो चीजें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। अब सब लोग जानते हैं हार्डवेयर वो पार्ट जो फिजिकल है, टेंजिबल है, राइट। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब याद रखिएगा ये बात बार बार काम में आएगी, that hardware in itself is not capable of communicating with the users. हार्डवेयर डिवाइसेस अपने आप में इतनी सक्षम नहीं होती है कि वो हमसे कम्युनिकेशन करे।
तो इट इज द सॉफ्टवेयर दैट मेक्स इट इनेबल टू डू सो, यानी सॉफ्टवेयर जो है उनको इनेबल करता है कि वो कम्युनिकेट करें यूजर्स के साथ, यानी कि हमारे साथ। तो सॉफ्टवेयर्स नो डाउट इंटेंजिबल होते हैं, विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी सीन, लेकिन इनके बिना बच्चों कंप्यूटर चल भी नहीं सकता, ये बात तय है। एक एग्जांपल देखें आप लोग बच्चों एक प्रिंटर लेके आए, नया प्रिंटर, आप सीधे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में उसकी वायर डालो और प्रिंट निकालना शुरू करो, क्या प्रिंटर चलेगा? नो। प्रिंटर तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप प्रिंटर का सेटअप यानी इंस्टॉल न कर दें। जब तक आप उसकी ड्राइव, ऐप, इंस्टॉलर, राइट, उसे इंस्टॉल नहीं करते हैं, तब तक वो प्रिंटर आपके पीसी पे वर्क नहीं करेगा। यानी प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस हो गई, लेकिन टू मेक इट इनेबल्ड टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स, हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक इंटेंजिबल कंपोनेंट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर जो है वो उसको इनेबल करता है। थिंक ऑफ पीसी, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चल सकता है? क्या नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। इंटेंजिबल कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसके बिना कंप्यूटर चल भी नहीं सकता, ना तो कोई हार्डवेयर डिवाइस, ना कंप्यूटर खुद, राइट। सो ये इनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो फंक्शन करे, वो कम्युनिकेट करे हमसे। तो अब आप देखें, दो चीजें दे रखी हैं हमें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पहले पैराग्राफ में ही, और उसके अंदर देखिए आप वापस से इन्होंने हार्डवेयर डिवाइसेस को हमसे डिस्कस करना शुरू किया है। और हार्डवेयर डिवाइस के अंदर सबसे पहले जब ये हार्डवेयर वापस से डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला डिस्कशन जो ये हमसे कर रहे हैं वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस। बच्चों आप सब लोग जानते हैं इनपुट डिवाइसेस, जिनसे आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, राइट। अब इनपुट आप देते हैं तो इनपुट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनपुट ऑनलाइन इनपुट और एक होता है डायरेक्ट एंट्री। अब ऑनलाइन इनपुट का मतलब क्या? जैसे आप कीबोर्ड या माउस यूज करते हैं, तो माउस का कर्सर, क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, ये इनपुट है। कुछ भी टाइप करना कीबोर्ड से, ये इनपुट है, ये ऑनलाइन इनपुट्स हो गए। लेकिन एक है डायरेक्ट एंट्री, जैसे आप सब लोगों ने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स की एग्जाम दी थी, ओएमआर शीट भरी थी। ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द इनपुट डिवाइस, रिकॉग्निशन इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। आप सब लोगों ने बहुत बार स्पीड पोस्ट किया है, आप सब लोगों ने बहुत बार किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से गुड्स परचेज किए हैं, तो आप बार कोड रीडर जानते होंगे, बीसीआर। क्या होता है? जैसे बार कोड रीडर को सामने लेके आते हैं, जिसपे बार कोड इन्वेंट्री पे स्टाम्प्ड है, और एकदम से सीधे इनपुट आ जाता है कंप्यूटर में, कौन सी कमोडिटी सेल हो रही है। आपकी कॉपी जब सीपीटी या फाउंडेशन की चेक हुई थी इकोनॉमिक्स की, तब आपने तो सारे के सारे आंसर्स एन सर्कल किए थे, डार्क किए थे, ऑटोमेटिकली एंट्री जा रही थी ना, इनपुट जा रहा था, यही आंसर सही है कि गलत है, राइट। तो वो डायरेक्ट एंट्री हो गई। ओएमआर है, बीसीआर है, ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, राइट, ये सब ऑनलाइन इनपुट्स होते हैं, है ना। अब ये तो हो गई इनपुट डिवाइसेस। बच्चों को एग्जाम में आने नहीं वाला है, मैं आपको बता दूं, तो इंस्टीट्यूट ने कवर किया है तो मैं भी बता देता हूं। दूसरा हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस। अब ये प्रोसेसिंग डिवाइस जो है बच्चों, इसके लिए तो आपको समझना पड़ेगा पूरा। पहले मैं एक कंसेप्ट कवर कर लेता हूं आउटपुट डिवाइस का, ठीक है। फिर कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे टीचर्स ने आपको शायद पहले से गलत पढ़ा रखा है, राइट। तो पहले हम आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस पे। अब आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, ये
आउटपुट डिवाइसेस जो है बच्चों, जब भी आप इनपुट देंगे तो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करेगा और सिस्टम कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट दो फॉर्म में आता है, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, राइट। तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी चाहिए आपको। सॉफ्ट कॉपी किस पे दिखती है आपको? मॉनिटर पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। लेकिन हार्ड कॉपी आपको किस फॉर्म में चाहिए? तो पेज नंबर 3.9 पे देखें, टेक्स्ट फॉर्म में आउटपुट आता है, जैसे आप प्रिंट निकाल लो ऑडिट रिपोर्ट का। ग्राफिकल आउटपुट, आपके घर का जो नक्शा है, मैप है, ड्राइंग है, उसकी प्रिंट निकालो। टेक्टाइल आउटपुट, अब अगर आप कोई लिखा है रेज्ड लाइन, रेज्ड लाइन क्या होती है? कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट्स रहते हैं ना बच्चों, उनके लिए भी स्टडी मटेरियल बनता है, और वो क्योंकि आंखों से देख नहीं सकते तो वो टच करके आउटपुट को समझते हैं। तो लिखा है टेक्टाइल आउटपुट सच एज रेज्ड लाइन ड्राइंग्स may be useful for some individuals who are blind. Then audio output, तो आप जैसे कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो भी तो मोबाइल फोन से आउटपुट आ रहा है। स्पीकर्स आप आउटपुट डिवाइस मानते हैं ना, स्पीकर यानी आवाज आ रही है बाहर, आउटपुट डिवाइस। तो ऑडियो आउटपुट भी होता है, वीडियो आउटपुट भी होता है, लाइक आप लेक्चर्स देखते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे आउटपुट हो गए। और आउटपुट डिवाइसेस कैसे होते हैं? ये आउटपुट डिवाइसेस या तो आपको सॉफ्ट में आउटपुट देंगे, ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन, लेकिन अगर आपको प्रिंट चाहिए तो फिर आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट मिलता है। अब ये इनपुट आउटपुट ठीक है, लेकिन बीच में ये जो प्रोसेसिंग छोड़ा है ना बच्चों, इस प्रोसेसिंग को समझना जरूरी है अभी, है ना। तो इस प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे वो इंटरनल मेमोरी भी दे रखा है, स्टोरेज डिवाइस भी दे रखा है। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं कि कैश मेमोरी में दे रखा है, ठीक है। आज का डिस्कशन बच्चों थोड़ा सा आपको बेसिक्स बताएगा अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। देखें, मैंने पीपल रिसोर्स आपसे डिस्कस कर ली है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये बता दिया, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये बता दिया, आउटपुट डिवाइसेस जो इंस्टीट्यूट ने जैसा बताया वैसे मैंने आपको बताया। मुझे लगता नहीं है बच्चों इस पे कोई क्वेश्चन आने वाला है, राइट। ऐसा इजी कंटेंट इंस्टीट्यूट आपसे पूछने नहीं वाला है। लेकिन हाँ, जो प्रोसेसिंग की बात यहां पे कही गई है उसमें से कैश मेमोरी मुझे लगता है 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल मेमोरी मुझे लगता है आस्किंग हो सकती है। हम समझते हैं ये क्या है। बच्चों आप सब लोग पीसी पे बहुत सारे क्या देखते हैं? आइकन्स, राइट। और ये नीचे टास्क बार आपको दिखती है, राइट। नाउ इस स्क्रीन के अलावा आपका जो पास में कैबिनेट रहता है, जिसको आप सीपीयू बोलते हैं, असली में वो कैबिनेट है। उस कैबिनेट के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको सीपीयू बोला जाता है, राइट। तो ये जो कंप्यूटर है इसके अंदर ना हार्ड डिस्क होती है। आप सब लोगों ने सुना होगा हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, राइट। परमानेंट स्टोरेज होता है इसमें। इसके अलावा क्या? इसके अलावा रैम, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम प्राइमरी मेमोरी रहता है। ये भी आप सब लोगों ने सुना है, राइट। एक होता है प्रोसेसर, चलिए अब समझते हैं कंप्यूटर की फंक्शनिंग कैसे चलती है। अगर इस फंक्शनिंग को देखा तो कैश मेमोरी सब क्लियर हो जाएगा आपको, वर्चुअल मेमोरी भी क्लियर हो जाएगा। और बच्चों इन दो के अलावा मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन के अंदर कोई इंस्टीट्यूट आस्किंग कर सकता है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक वर्चुअल मेमोरी और एक कैश मेमोरी। बट बच्चों इन 2 कॉन्सेप्ट को मैं समझा ही नहीं पाऊंगा जब तक मैं आपसे कुछ बेसिक्स डिस्कस ना करूं, राइट। एंड आई एम फॉर मोर श्योर कि आप सब लोगों को ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। एक्चुअल बेसिक्स क्या है वो देखते हैं हम। बच्चों जैसे आप पीसी पे ये आइकन्स देखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर्स रहते हैं,
राइट, एंड लेट अस सपोज ये टेली है, ये है टेली, है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब ये मुझे मेरे कंप्यूटर पे दिख रहा है, लेकिन ये इंस्टॉल कहां है, सेव कहां है, ये सेव कहां है, हार्ड डिस्क में। तो ये हार्ड डिस्क में सेव है, परमानेंटली स्टोरेज, राइट। अब जैसे ही मैं टेली पे डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, टेली वाला सॉफ्टवेयर खुल जाएगा कंप्यूटर पे, गेटवे ऑफ टेली लिखा हुआ आ जाएगा। ये होम स्क्रीन नहीं दिखेगी मुझे, डेस्कटॉप नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, गेटवे ऑफ टेली, टेली की स्क्रीन दिखेगी। इसका मतलब क्या है, सुनना, आप कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं ना, वो चलता है कहां पे, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे ही आप हार्ड डिस्क पे डबल क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर डाटा जो हार्ड डिस्क में है वो कहां आ जाएगा, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अब आपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अभी पढ़ी, हमने शॉर्ट में देखा क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग था भी नहीं, कुछ काम का भी नहीं था, पढ़ाने जैसा भी नहीं है कुछ खास उसमें। अब आप जैसे ही टेली पे डबल क्लिक कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उठ के कहां आ गया, रैम में। ना मैं अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहा हूं, तो मैं जब अकाउंटिंग एंट्रीज करूंगा तो वो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज आप सब लोगों को पता है वो क्या है, इनपुट्स है। वो सारे के सारे क्या है, मैं इनपुट्स दे रहा हूं। इनपुट किसके थ्रू दूंगा, इनपुट डिवाइसेस। और मैंने अभी आपको बताया जो भी मैं फंक्शनिंग कर रहा हूं वो सब कहां चलती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, राइट। अब जैसे ही मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज की तो क्या आ गया, इनपुट। अभी जैसे ही इनपुट आया तो डाटा प्रोसेसिंग होने के लिए कहां जाएगा, प्रोसेसर के पास, राइट। क्योंकि डाटा की प्रोसेसिंग करता कौन है, डाटा की प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसर, राइट। अब ये डाटा रैम से उठ के कहां जाएगा, प्रोसेसर के पास फॉर प्रोसेसिंग। और फिर प्रोसेसर जैसे ही प्रोसेसिंग करेगा तो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यानी कि आउटपुट वो प्रोसेसर वापस कहां भेज देगा, रैम में भेज देगा, राइट। तो इसी प्रकार जो भी रैम पे अब हमें दिख रहा है कि है, जैसे आउटपुट आ गया वो हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखता है, राइट। तो ये है बेसिक मॉडल। हम इनपुट देते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, वो इनपुट इनिशियली जाएगा रैम में, फिर वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए जाएगा प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसिंग होने के बाद वापस क्या आ जाएगा, आउटपुट। जो भी चीज रैम में है हमें मॉनिटर पे दिख रही है, तो आउटपुट हमें कहां दिख रहा है, मॉनिटर पे। जैसे अकाउंटिंग एंट्रीज की परचेज की आपने 50, तो अपडेटेड परचेज का फिगर, अपडेटेड क्रेडिटर्स का फिगर, अपडेटेड कैश बैलेंस आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स फॉर परचेज आपको दिख रहा है आउटपुट के फॉर्म में, राइट। अब आगे और इंटरेस्टिंग बात बच्चों, बिना रैम के कंप्यूटर नहीं चल सकता, क्योंकि आप जो भी फंक्शनिंग करेंगे वो कहां चलेगी, रैम में। एक और इसी का फर्दर कंटिन्यूएशन देखिए, आप अकाउंटिंग एंट्रीज करके करके ना थक गए और आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयर ने बहुत काम करवाया आपसे, अब कल आपको छुट्टी चाहिए, तो आपने जो ये स्क्रीन रहेगी टेली वाली, उस पर एक मिनिमाइज वाला बटन होगा, उस मिनिमाइज पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन कहां आ जाएगी, नीचे टास्क बार में, तो यहां टेली दिखेगा आपको और वापस डेस्कटॉप दिखने लग गया। अब ना आप वर्ड में एक एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हो, छुट्टी वाली एप्लीकेशन, तो आपने जैसे ही वर्ड पे डबल क्लिक किया, ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी स्टोर्ड कहां है, हार्ड डिस्क, ये उठ के कहां आ गया, रैम। जैसे ही आप कुछ टाइप करोगे तो वो क्या है, इनपुट। अभी इनपुट कहां गया, रैम में। फिर ये प्रोसेसिंग होने के लिए कहां जाएगा, प्रोसेसर के पास। जैसे ही प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर लेगा तो आउटपुट किसके पास आया, रैम। लेकिन रैम बच्चों वॉलेटाइल मेमोरी रहती है, जितनी देर तक लाइट की सप्लाई रही, करंट की सप्लाई रही, तब तक तो डाटा इसमें रहेगा। जैसे ही लाइट चली गई, रैम में जितना भी कंटेंट है वो सब क्या हो जाएगा, इरेज। रैम वॉलेटाइल इन नेचर है। तभी आप क्या करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस का मतलब सेव करते हैं। जैसे ही आप सेव करते हैं ना, तो वो रैम से उठ के परमानेंटली स्टोर होने कहां चले जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर चले जाता है। अभी ये क्लियर। अब टेली की भी बहुत सारी एंट्री की, वर्ड पे भी एप्लीकेशन टाइप की। अब आपको लग रहा है यार गेम खेलना है यार कंप्यूटर पे, अब वो वर्ड पे वापस मिनिमाइज वाला बटन दबाया। जैसे ही आपने मिनिमाइज किया, वापस क्या दिखी, डेस्कटॉप, होम स्क्रीन, राइट। अब यहां पे कोई भी गेम है, जैसे वो कौन सी गेम चलती है, टेम्पल
टेम्पल रन व्हाटएवर, आपने उस पर डबल क्लिक किया तो क्या होगा, वो गेम ऑलरेडी कहां सेव है, हार्ड डिस्क। आपने डबल क्लिक किया, उठ के कहां आया, रैम में। जो चीज रैम में है वही कहां होती है, मॉनिटर पे। अब आप स्पेस बटन दबाएंगे, दौड़ेंगे, गोली चलाएंगे, ये वो शिफ्ट एक्सेट्रा स्पेस एंड जैसे जैसे आप कीज दबा रहे हैं ना, वो सब क्या है, इनपुट। वो कहां जा रहा है, रैम, रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर से आउटपुट रैम। इतनी फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ट्रिमेंडसली हाई है बच्चों। हमारे लिए सबसे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम क्या होता है, सेकंड, लेकिन 1/10⁶ नैनो सेकंड, पिको सेकंड, 1/10⁹, 10⁻12 ऐसी स्पीड है। सेकंड का फ्रैक्शन कौन सा, 1, यानी 1 सेकंड डिवाइड बाय 10⁻12, यानी आप सोचो कितना छोटा पार्ट हो गया एक सेकंड का। वो स्पीड है आज कंप्यूटर की, तो बहुत स्पीडी चल रहा है सब, राइट। अब हम देखें 1 बाय 1 हमें क्या दे रखा है, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको, पढ़ना बेटा। प्रोसेसिंग डिवाइस, Processing device include computer chips that contain the central processing unit and main memory. The central processing unit, that is CPU or microprocessor, is the actual hardware that interprets and executes the program. बस। अब ये प्रोसेसर है, ये डाटा प्रोसेसिंग कर रहा था ना, तो ये एग्जीक्यूट कर रहा था प्रोग्राम, राइट। अब ये होता कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया टेली की कमांड्स, तो टेली कहां पे था, हार्ड डिस्क में। आपने डबल क्लिक किया, रैम में आया था। तो रैम से जो आपने जर्नल एंट्री की डाटा दिया, वो और टेली की इंस्ट्रक्शंस कहां गई, प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेसर के पास दो चीजें गई, एक तो डेटा आपकी अकाउंटिंग एंट्री, दूसरा टेली सॉफ्टवेयर की वो इंस्ट्रक्शन जिसके हिसाब से प्रोसेसर को काम करना है। प्रोसेसर अपने आप में सॉफ्टवेयर थोड़ी है कि उसको सब पता है, सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस जाएंगी प्रोसेसर के पास, फिर डाटा प्रोसेस होके इधर आएगा। तो ये जो प्रोसेसिंग डिवाइस कह रहा है, ये किसी कह रहा है, ये कह रहा है प्रोसेसर को प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको हम सामान्यतः सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते थे, ये वो है। आगे, that interprets and executes the program, that is software instructions, and coordinates how all other hardware devices work together. The CPU is built on a small flake of silicon. तो सिलिकॉन प्लेट रहती है। जैसे बच्चों आपको मैं बता दूं, बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना, तो वीडियो गेम खेलते समय आपको जो कैसेट रहती थी ना वीडियो गेम की, तो उसकी बाहर की प्लास्टिक हटा देते थे, तो अंदर एक प्लास्टिक सिलिकॉन चिप निकल, वैसा ही कुछ प्रोसेसर भी है, राइट, जिसमें बहुत सारी आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स है। चलिए अब आते हैं अपन डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज के अंदर हमें बताया गया इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी का मतलब क्या है वो समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे डिस्कशन देखिए आप। मैंने आपको बताया वर्ड का डाटा, टेली का डाटा, वो गेम जो आप खेल रहे थे, वो डाटा रैम से उठ के कहां जा रहा है, प्रोसेसर के पास, क्या होने के लिए। तो जब डाटा प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए जा रहा है, इसका मतलब प्रोसेसर में भी टेम्पररी नेचर का डाटा कैरिंग कैपेसिटी है, यानी टेम्पररी नेचर का स्टोरेज है। नहीं तो प्रोसेसर में डाटा प्रोसेस होने के लिए गया और बिना स्टोर होके प्रोसेस होके आया, ऐसा तो संभावित ही नहीं है, राइट। यानी प्रोसेसर की इंटरनल कुछ ना कुछ स्टोरेज होती है, जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग या प्रोसेसर रजिस्ट्रीज या रजिस्टर्स। सो फर्स्ट थिंग आप देखें, इंटरनल मेमोरी में आपको प्रोसेसर रजिस्टर्स दिखा हुआ दिखेगा, प्रोसेसर रजिस्टर। तो ये प्रोसेसर रजिस्टर देखो आप, पेज नंबर 3.7 पे है आपके स्टडी मटेरियल के। तो जब भी बच्चों हम बात करें प्रोसेसर रजिस्टर क्या, तो ये इंटरनल मेमोरी है सीपीयू की। सीपीयू यानी प्रोसेसर की, बहुत छोटी होती है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही पर्पस है कि जब डाटा प्रोसेस होने के लिए आए तो टेम्पररी पर्पस के लिए वो स्टोर कहां होगा, प्रोसेसर रजिस्टर्स में। देन आप देखें अगला क्या है, कैश मेमोरी। अब ये कैश मेमोरी क्या होता है वो भी समझ लिया आप। बच्चों मैं टेली की एंट्री कर रहा था तो कहां जा रही थी, रैम में, फिर प्रोसेस होने के लिए, फिर वापस आउटपुट कहां रहा है, फिर मैंने और एंट्री दी, कहां गई, रैम, रैम से कहां जाएगी, प्रोसेसिंग होने प्रोसेसर, फिर वापस रैम।
तो बार बार ऐसे चलेगा, रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर से रैम, रैम से प्रोसेसर में इनपुट जाएगा, प्रोसेस होकर आउटपुट कहां आएगा, रैम में। यस, ऐसा ही होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एज कैश मेमोरी। इस कैश का मतलब होता है हिडन, कैश मींस हिडन, राइट। और इसे प्रोसेसर्स ओन मेमोरी भी बोला जाता है, राइट। आजकल जो कैश है वो प्रोसेसर के साथ आता है, और जो हाईली रिक्वायर्ड टास्क है, हाईली रिक्वायर्ड टास्क, तो आप याद करें मेरा एग्जांपल, आप गेम खेल रहे थे, टेली पे वर्क कर रहे थे और वर्ड की एप्लीकेशन, तो आप ज्यादा काम कहां कर रहे थे, टेली में ना। तो जो मोस्ट रिक्वायर्ड टास्क है, जो बार बार रैम से प्रोसेसर, रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर से रैम के पास आ रही थी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंटरनली देख लेता है और हाईली रिक्वायर्ड टास्क जो है वो वापस रैम पे ना भेजते हुए कहां सेव कर लेता है, कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी में। अब डाटा का ट्रांसफर बार बार रैम से प्रोसेसर, प्रोसेसर से रैम में नहीं जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करें, फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टास्क को कहां सेव कर देता है, वो कैश मेमोरी में सेव कर देता है। कहां सेव कर देता है, कैश मेमोरी में। अब जैसे ही आप टेली की कुछ वापस डेटा एंट्रीज करेंगे, और अगर वो डाटा कहां है, कैश मेमोरी, तो कैश तो प्रोसेसर्स ओन मेमोरी है, और कैश मेमोरी की भी स्पीड क्लॉक स्पीड होती है। क्लॉक स्पीड किसको बोलते हैं टेक्निकली, प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को क्लॉक स्पीड बोला जाता है, राइट। तो बच्चों क्लॉक स्पीड पे फंक्शन करता है कैश। हार्ड डिस्क से ज्यादा स्पीड है किसकी, रैम की, रैम से ज्यादा स्पीड है किसकी, कैश मेमोरी की। तो प्रोसेसर और कैश की स्पीड क्लॉक स्पीड है, राइट। अब आप देखें कैश मेमोरी क्या दे रखा है, इसको हम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है। Cache memory, to bridge the huge speed differences between registers and primary memory, we have cache memory. Cache is a smaller, faster memory which stores copies of the data from the most frequently used main memory location so that processor or registers can access it more rapidly than main memory. Right? तो मैंने आपको जो बताया cache means hidden, तो प्रोसेसर्स ओन मेमोरी होती है कैश मेमोरी। दूसरी बात मैंने आपको बताया इसकी स्पीड बहुत तेज है। तीसरी बात मैंने बताई जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टास्क है वो रैम में वापस न जाते हुए कहां पे सेव कर दी जाती है, कैश में, राइट। अब बच्चों आगे आते हैं, इंस्टीट्यूट ने हमको ए इंटरनल मेमोरी के बाद बी प्राइमरी मेमोरी दिया है, ठीक है। अब आप देखिए डाटा स्टोरेज जो है ना बच्चों, इंस्टीट्यूट ने डाटा स्टोरेज गलत दिया, इंटरनल मेमोरी यानी प्रोसेसर के अंदर देना था। अब ये जो मेन मेमोरी की बात कर रहा है या प्राइमरी मेमोरी, वो तो हमारा रैम और रोम है, राइट। तो अब हम यहां पे रैम, रोम, इन दो को डिस्कस करेंगे, और ये दो जो है इन्हें मेन मेमोरी कहा गया है। आप नीचे देखें, आपको रैम और रोम के अंदर डिफरेंस दिखेगा, राइट। वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या, रीड ओनली मेमोरी। जब भी आप जो काम करें, जो आप कंप्यूटर के मॉनिटर पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी इनपुट आपने दिया, आउटपुट आप देख रहे हैं, वो सब कहां रहता है, रैम। लेकिन रैम कौन से नेचर की रहती है, वॉलेटाइल। तो जैसे लाइट गई, इलेक्ट्रिसिटी गई, तो यहाँ पे जो भी है वो सब क्या हो जाता है, डिलीट। इसलिए परमानेंट स्टोरेज के लिए हमें क्या चाहिए, हार्ड डिस्क। आप सब पढ़ते हैं हार्ड डिस्क टेराबाइट्स में आती है आजकल, 2 TB 5 TB, राइट। और रैम आप देखते हैं 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम का पीसी है, राइट। तो ये प्राइमरी मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज करता है और ये टेम्पररी नेचर का स्टोरेज करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। आगे आते हैं आप, अगला डिस्कशन, रोम क्या है बच्चों। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रोम के अंदर होता है बायोस। बायोस क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी आपकी जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है ना बेसिक नेचर की, उनकी जो सेटअप रहती है, उनके जो ड्राइवर्स रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड रहते हैं किसके अंदर, पीसी के अंदर। कौन देता है, कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर। अभी मैंने आज आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं प्रिंटर की वायर प्लग इन करता हूं, क्या प्रिंटर चलेगा, मैंने कहा नहीं चलेगा जब तक उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करोगे। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आपके लैपटॉप पे आप पेन ड्राइव लगाओ, क्या पेन ड्राइव फंक्शन करेगी, यस करेगी। क्यों, इसका ड्राइवर नहीं है क्या, है इसका भी ड्राइवर, लेकिन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी इसका ड्राइवर कहां डाल रखा है, रोम के अंदर।
दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। आया समझ में? ऐसे एक और एग्जांपल, आप माउस लाओ, कीबोर्ड लाओ, सीधे यूएसबी में प्लग करो, क्या आपके लैपटॉप या पीसी पे वर्क करना शुरू करेगा? यस करेगा। क्यों? इनके ड्राइवर नहीं होते हैं क्या? होते हैं इनके ड्राइवर। बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर काम ही नहीं करता है, बिना सॉफ्टवेयर के कोई हार्डवेयर काम नहीं करता है। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो है ड्राइवर, है ही नहीं सिस्टम में। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, इन सबके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रखे हैं। कहां इंस्टॉल कर रखे हैं? रोम के अंदर। और रोम के अंदर ये जो सारे के सारे सेटअप हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, वो बायोस के अंदर रहते हैं सेटअप, राइट? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोम। हम जो डाटा टेली का, ये वर्ड का और गेम खेल रहे थे, इसका डाटा रोम के अंदर नहीं आता है। रोम के अंदर जो डाटा रहता है वो बाय डिफॉल्ट किसने दिया है? मैन्युफैक्चरर ने। उसको आप पढ़ तो सकते हो लेकिन डिलीट नहीं कर सकते हो, तभी तो नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। लेकिन रैम के अंदर डेटा जो है वॉलेटाइल है, राइट? तो अब आप डिफरेंस देखें। पहला पॉइंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉलेटाइल इन नेचर है, जैसे ही लाइट गई सारा डाटा चले जाएगा। सेकंड, इसका पर्पस क्या है? जो प्रोग्राम और डाटा इन यूज है वो रैम में रहता है। तीसरा पॉइंट, आप इसमें रीड भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। वर्ड की फाइल खोली तो पढ़ोगे, और वर्ड की फाइल टाइप कर रहे हो तो मॉडिफाई कर रहे हो। चौथा, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस इन डेटा दैट कंप्यूटर इज यूजिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो जो भी काम प्रेजेंट में चल रहा है वो कहां रहता है? रैम में। रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, यानी परमानेंट इन नेचर है। रोम कंपैरेटिवली स्मॉल रहता है और सीपीयू के क्विक रेफरेंस के लिए रहता है। आप इंफॉर्मेशन जो रोम की है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जनरली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्रोग्रामिंग देते हैं इसके अंदर, जैसे ट्रांसलेटर्स वगैरह कैसे यूज होंगे, राइट? बच्चों मेरी बात याद रखना, रोम के अंदर बायोस रहता है, राइट? आगे आते हैं सेकेंडरी। बच्चों एक बात याद रखना, मेरा ये जो डिस्कशन है ना, इसको आगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का कंपोनेंट भी दे रखा है। ये देखो आप अगले पेज पे 3.9 पे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, वो मेरे इस डिस्कशन को कंप्लीशन देगा, आप देखना। आगे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये हार्ड डिस्क, जिसका काम क्या रहता है? परमानेंटली स्टोर करना डाटा को। देखते हैं हम फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दे रखा है। CPU refers to the main memory for execution of programs, but these main memories are volatile in nature and hence cannot be used to store data on a permanent basis. तो प्राइमरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज नहीं करती है, तो इस कारण हमें सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत है। द सेकेंडरी मेमोरीज आर available in bigger size, thus programs data can be stored on secondary memories permanently, जैसे आपकी हार्ड डिस्क। बस बहुत है बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब आते हैं वर्चुअल मेमोरी, जिसके लिए ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ा है मुझे, राइट? बच्चों लेट अस सपोज आपका पीसी जो है उसमें रैम है 2 GB की, राइट? अब ये वर्चुअल मेमोरी होता क्या है इसको समझते हैं। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, इल्यूजनरी, विच इज नॉट रियल इज वर्चुअल, राइट? अब ना मैंने आपको ये समझाया कि जैसे ही मैं किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक कर रहा हूं ना, वो हार्ड डिस्क से उठ के कहां आ जाता है? रैम के अंदर आ जाता है। मैं एक गेम प्ले कर रहा था, राइट? और उस गेम की साइज है सपोज 1 GB। मैंने जैसे ही गेम पे डबल क्लिक किया आइकन पे, कहां आ गई वो? रैम के अंदर, हार्ड डिस्क के उठ के। तो 2 GB में से कितना चले गया? 1 GB। अब मेरे पास ना 2 फाइल्स और हैं। एक फाइल 750 MB की है, मैंने उस पर डबल क्लिक किया, खुल गई 750 MB। और दूसरी फाइल 500 MB की है। अब अगर 1000 MB का गेम था, ऑलमोस्ट 1 GB, राइट? अब दूसरा मैंने बताया 700 MB की एक फाइल खोली मैंने, ठीक है? और 500 MB का और फाइल खोलूंगा, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2250। जबकि मेरे पास सपोज 2000 MB की ही क्या है? रैम। अब मैंने आपको बताया जो आप कंप्यूटर में देखते हो, जो करते हो, वो सब रैम में रहता है। ये बताओ आखिरी वाली फाइल खोलना चाहूंगा 500 MB, तो इतनी जगह तो रैम में फ्री नहीं है।
क्योंकि ड्राइवर्स वगैरह भी तो सब चल रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी तो पार्ट आ गया, उनने भी तो जगह घेर ली है। चलेगी कि नहीं चलेगी तीसरी फाइल? चलेगी। कैसे? उसको समझना वर्चुअल मेमोरी कैसे काम करता है। मैंने 1000 MB पे डबल क्लिक किया था गेम पे, वो हार्ड डिस्क से उठ के कहां आया? रेम। अब वो रेम प्रोसेसर आपस में खेल रहे हैं। मैंने गेम को मिनिमाइज किया, एक फर्दर फाइल खोली 700 MB की, 750 MB की, वो खुल गई। रेम में जगह थी ना 2 GB तक। अब ये अगली फाइल के लिए जगह ही नहीं है, फिर कैसे खुलेगा? तो सुनना ध्यान से क्या होगा। जो भी अनरिक्वायर्ड डाटा रेम में पड़ा है वो ऑटोमेटिकली रेम से कहां जाएगा? हार्ड डिस्क। मैंने सेव नहीं किया है, हार्ड डिस्क के एक टेम्पररी स्पूलिंग एरिया में चले गया, वो हमने नहीं किया, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है। और रेम की स्पेस फ्री कर दी। जैसे गेम ना 1000 MB की थी ना, तो 500 MB वाला गेम को उसने उठा के क्या कर दिया? वापस हार्ड डिस्क में भेज दिया। अब रेम फ्री हो गया। तो मैं जैसे ये वापस नई फाइल खोल रहा था, ये खुल गई रेम में। तो नीचे टास्क बार में जो 3 फाइलें दिख रही हैं उनका टोटल 2 GB से ज्यादा है, और रेम मेरी 2 GB की है ही नहीं। पर ये कैसे काम चल रहा है? ड्यू टू वर्चुअल मेमोरी। अब मैं ऑलरेडी 2250 MB का डाटा खुल चुका हूं, 2000 MB की स्पेस थी मेरे रेम में। मैं वापस एक और फाइल पर डबल क्लिक करता हूं जो 1 GB की है। क्या खुलेगी? यस खुलेगी। कैसे खुलेगी? ऑटोमेटिकली अनरिक्वायर्ड डाटा जो रेम का है ना, वो कहां चले जाएगा? एक टेम्पररी लोकेशन ऑफ हार्ड डिस्क। तो रेम क्या हो जाएगी? फ्री। और उस समय वो नई फाइल भी खुल जाएगी। क्या 3 GB की मेरी रेम थी? नहीं, पर 3 GB जितना डाटा खुल गया। यस, वर्चुअली क्रिएट की गई मेमोरी, इस कारण नाम क्या है? वर्चुअल मेमोरी। राइट? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी बच्चों। और ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कई बार एग्जाम में, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए बच्चों, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है इसको मैं कल आपसे डिस्कस करूंगा, और कल कंटिन्यू करते हैं इसको। राइट बच्चों, यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।